नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे BPSC 102 संवैधानिक सरकार और भारत में लोकतंत्र की। जैसा कि आपको पता है, एग्जाम जो है काफ़ी नज़दीक है, डेट अनाउंस भी हो चुकी है, बस एडमिट कार्ड आने की देरी है। BPSC 102 ऑलरेडी हमने जो है पढ़ाकर ख़त्म कर दिया है, सारे वीडियोज़ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी आपके बुक में हर एक चैप्टर में जो सवाल हैं, जो सवाल दिए गए हैं, जो प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को सिलसिलेवार तरीके से हम यूनिट 1 से लेकर यूनिट 13 तक जो है पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। उससे पहले आपको एक बार इन्फॉर्म कर दें कि इग्नू का जो क्रैश कोर्स है वो 15 मई से हमारे पास शुरू हो रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये क्रैश कोर्स होता क्या है। क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट के लिए है जिन्हें पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला, या तो वे हाउस वाइफ हैं, या तो वे किसी कंपनी में काम करते हैं, या बाहर रहते हैं, दफ्तर में काम करते हैं। उनके पास ट्यूशन करने का, पढ़ने का, बुक पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो उन बच्चों के लिए क्रैश कोर्स को लाया गया है ताकि कम टाइम में सिर्फ सवालों को देखकर, यानी एक एक सब्जेक्ट के जो क्रैश कोर्स होंगे आपके, उसमें आपको 100 क्वेश्चन जो है करवाया जाएगा। जूम ऐप पर लाइव क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। तो उस क्वेश्चन आंसर के करने से आपका एक तो बुक का रिवीजन भी हो जाता है, और दूसरी बात, अगर किसी ने बुक पढ़ा नहीं होता है तो उस ड्यूरिंग वो बुक को भी पढ़ लेता है। साथ ही साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी बुक के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन भी हम उसमें करवा देते हैं। तो इससे जो फेल होने का आपको डर रहता है ना, वो उस पर रहता नहीं। तो क्रैश कोर्स करने से आपके पास करने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि क्रैश कोर्स करने से आप 80 नंबर ला लोगे, लेकिन आप पास जरूर हो जाओगे। तो क्रैश कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 15 मई से उसकी क्लासेस जूम ऐप पर शुरू कर दी जाएगी। काफ़ी लोग उसमें जुड़ चुके हैं, तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आइए यूनिट 1 की बात करते हैं। यूनिट 1 का नाम है संविधान का निर्माण, और इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब इसके क्वेश्चन आंसर पर हम गौर करते हैं। देखिए, आपका अगर जो अभ्यास प्रश्न 1 है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को अपनाने एवं लागू करने में क्या अंतर है। देखिए, सिंपल समझिए, अपनाना और लागू करना दोनों में फर्क है। तो सबसे पहले अपनाने पर बात करते हैं। देखिए, अपनाना, भारत का संविधान जब बनकर रेडी हुआ तो उसे अपनाया गया। अपनाया मतलब स्वीकार किया गया कि हाँ, ये संविधान जो है, जितनी सुधारें करनी थी, समितियां बनी, उन समितियों ने इस पर कई सारे सुधार किए, कई सारे चीज़ों को हटाया गया, कई सारे चीज़ों को जोड़ा गया, बहुत सारे नेताओं ने सिफारिशें दी, बहुत सारे आयोग का गठन हुआ, उन आयोग ने सिफारिशें दी कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट करके जो भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे संविधान को फाइनल रूप दिया, आखिरी रूप दिया, और उसे अपनाया कि हाँ, यही वाला फाइनल रहेगा, इसे हम लोग अंगीकृत करेंगे, इसे हम लोग लागू करेंगे। तो वो हुआ अपनाना, उसे स्वीकार किया गया सारे नियम कानून अनुच्छेदों को, और लागू किया गया बाद में। तो पहले उसे स्वीकार किया गया और बाद में उसे क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। संविधान जब लागू हो गया तब सारे नियम अपने आप पूरे देश भर में पारित हो गए, यानी भारत का जो क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों में ये नियम क्या हो गया, पारित हो गया। यानी सभी व्यक्ति संविधान के दायरे में आ गए। जब तक हमारे संविधान को लागू नहीं किया गया था तब तक वो दायरे में नहीं आया था। जैसे कि अभी मान लीजिए NRC और CAA की बात चल रही है, तो ये बस बात चल रही है, सारे नियमों को सरकार द्वारा अपना लिया गया है कि इस नियम के तहत, इस प्रोसीजर के तहत जो है हम जो है CAA लागू करेंगे, लेकिन लागू अब तक नहीं हुआ है। जिस दिन ये लागू हो जाएगा उस दिन से ये सभी देशवासियों पर लागू हो जाएंगे। आई बात समझ में? आपका दूसरा सवाल है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया और कब लागू किया गया। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेट आपको याद रखना है कि भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया, यानी स्वीकार किया गया। और लागू कब किया गया, सबको पता है, 26 जनवरी 1950 को इसको जो है वो लागू कर दिया गया। तीसरा सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 अन्य पूर्व अधिनियमों से कैसे भिन्न थी।
देखिए, भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो है ना, इसको हमारे संविधान का आधार माना जाता है। यानी हमारा संविधान जो बनकर रेडी हुआ उसमें 60 से 70% चीज़ें जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ली गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 से पहले भी बहुत सारे अधिनियम आए। आपकी बुक में लिखा है 1885 से लेकर 1935 तक जो अंग्रेजों का शासन था उस ड्यूरिंग बहुत सारे अधिनियम आए, बहुत सारे कानून आए। यानी संविधान को बनाने की जो तैयारी थी वो पहले से ही शुरू हो चुकी थी। तो उससे पहले जितने भी एक्ट आए, चार्टर एक्ट 1919, ठीक है, 1858 का भारत शासन अधिनियम भी उसमें था। आई बात समझ में? तो लेकिन 1935 उन सबसे कैसे भिन्न था? 1935 को सबसे अधिक जो है वो स्वीकृति दी गई। 1935 शासन अधिनियम को सबसे अधिक मान्य माना गया। इसके पीछे कई कारण थे। क्या क्या कारण थे हम लोग जानते हैं। सबसे पहला था कि केंद्रीकृत ढांचा एक बनाया गया कि सारा शासन जो है केंद्र के पास रहेगा, जो कि अभी हमारे हर देश में अभी होता है, भारत में भी वही है। तो सभी जो केंद्रीकृत ढांचे थे उन ढांचे के अंतर्गत सभी प्रकार की शक्ति किसके पास थी? भारत के राज्य सचिव के पास थी, जिसका सीधा कंट्रोल किसके पास था? ब्रिटिश राज्य के पास था, महारानी के पास था। वो जो सचिव होगा वो राजशाही की तरफ से कार्य, यानी राजा रानी की तरफ से, इंग्लैंड ब्रिटेन में जो रानी थी उनके तरफ से वो कार्य करता था। उनकी सहायता के लिए, सचिव की सहायता के लिए 15 मेंबर का एक मंत्रिमंडल था जो सचिव यानी सेक्रेटरी का हेल्प किया करता था। उस समय जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका थी वो एक ही थी, वो अलग अलग नहीं थी। अभी ना अलग अलग है, लेकिन उस टाइम जो है वो अलग अलग नहीं था। आई बात समझ में? अगर वायसराय की बात करें तो शासन में सचिव की सहायता के लिए उनका एक सहायक हुआ करता था जिसका नाम था वायसराय। जिला स्तर पर वायसराय की सहायता के लिए एक ब्रिटिश प्रशासक भी होते थे। 1935 भारत शासन अधिनियम की जो सबसे खास बात थी, जो उसको दूसरे अधिनियमों से अलग बनाती थी, वो थी कि राज्य की जो सरकारें थी, प्रांत की, उस टाइम तो राज्य नहीं था, उस टाइम प्रांत था, तो प्रांत की जो सरकारें थी, प्रांत के जो पंचायत वगैरह थे, उनको मान्यता दे रहा था कौन? भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम में अल्पसंख्यकों यानी जो मुसलमान थे उनको अधिकार दिया गया, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया। सिर्फ मुसलमानों को नहीं, जितने भी अल्पसंख्यक थे, सिख थे, पारसी थे, यूरोपियन थे, एंग्लो इंडियन में एनआरआई थे, उन सबको जो है वो इसमें दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ही संघ और प्रांतों के बीच 3 सूची बनाया गया। पहला सूची संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। 3 सूची आज भी है, 3 सूची तब भी थी। तो मैं बार बार कहता हूं कि संविधान जो है वो कॉपी पेस्ट है, तो देख लीजिए, यानी 1935 को ही जो है पूरा का पूरा उसमें उतार दिया गया। तो ये सभी चीजें जो थे ना आपका, वो भारत शासन अधिनियम 1935 में था। उसके बाद और भी था कि राज्यपाल को गवर्नर जनरल के नियंत्रण में कार्य करना पड़ रहा था और गवर्नर जनरल वास्तव में राज्य का सचिव होता था। तो ये सभी बातें जो है वो वहां पर 1935 को सबसे अलग बनाती है। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, ये चौथा क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट ने क्या सिफारिश की थी? देखिए, नेहरू रिपोर्ट की जब भी बात आती है लोग समझते हैं नेहरू रिपोर्ट जो है वो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बना है। जी नहीं, नेहरू रिपोर्ट बना है जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी के नाम पर, जिनका नाम था श्री मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू के का ही ये रिपोर्ट था जो 1928 में जो है वो इस पर रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, अब इसकी क्या क्या सिफारिशें थी उनकी बात करते हैं। देखिए, इनकी सिफारिशें थी कि सार्वभौमिक मताधिकार और केंद्र और प्रांतों में एक जिम्मेदार सरकार होनी चाहिए, यानी सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और सेंट्रल में भी एक सरकार होना चाहिए और प्रांत यानी राज्यों में भी एक सरकार होना चाहिए। ये था किनका सिफारिशें? नेहरू रिपोर्ट यानी मोतीलाल नेहरू जी की। मोतीलाल नेहरू जो थे वो मसविदा समिति के अध्यक्ष थे और उन्हीं के नाम पर एक रिपोर्ट तैयार हुआ जिनका नाम था नेहरू रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने अंग्रेजों से बहुत सारे मांग को जो है वो मांगा कि हमें ये चाहिए, यानी मताधिकार चाहिए सभी को, महिलाओं को भी जो है वोट का अधिकार चाहिए। आई बात समझ में? चलिए अब आगे का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, अभ्यास प्रश्न 2। अभ्यास प्रश्न 2 में पहला क्वेश्चन आपका है, क्रिप्स मिशन की सिफारिशें क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स जो थे एक व्यक्ति थे, वो एक मिशन को लेकर आए थे।
ठीक है, वो किस मिशन के लिए आए थे? 1942 में ब्रिटिश सरकार ने अपना एक कैबिनेट मंत्री सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। तो भारत भेजा क्यों? उनके बहुत सारे जो है वो सिफारिशें थी। तो उनकी सिफारिशें क्या क्या थी उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला था भारत को प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करना, डोमिनियन। देखिए, यानी डोमिनियन बोले तो कि भारत को तो आज़ाद कर देंगे, लेकिन भारत को रहना पड़ेगा अंग्रेजों के नीचे, यानी अंग्रेजों के नीचे काम करना पड़ेगा। यानी भारत कोई भी डिसीजन लेगा तो ब्रिटेन से पूछ कर लेगा, पहला। दूसरा था सभी प्रांतों और राज्यों को मिलकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्माण करना। जो आज लोकसभा का चुनाव हो रहा है ना, तो केरल में भी सीटें अगर जीतती है तो उस पर भी असर पड़ता है सेंट्रल पर। बंगाल में जो है अगर कोई पार्टी अधिक सीट लाया, नहीं, एक ऐसा चुनाव होगा जिसमें संघ का जो है संघ के इसको शासन को चुना जाएगा। तीसरी सिफारिश था निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान की रचना करना, लेकिन जो प्रांत संविधान को अस्वीकार करना चाहे वो कर सकता है। यानी संविधान तो लागू पूरे देश में हो जाएगा, लेकिन अगर कोई स्टेट चाहे कि मैं उस संविधान को फॉलो नहीं करूंगा, मैं नहीं मानूंगा, तो इस पर उस राज्य को खुली छूट है कि आप नहीं मानो। तो ये कुछ सिफारिशें थी। इन सिफारिशों को भारतीयों द्वारा दरकिनार कर दिया गया, इनकार कर दिया गया। ठीक है, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग, तब दो पार्टियां थी, दोनों पार्टियों के सामने इन सिफारिशों को रखा गया ब्रिटेन के द्वारा, लेकिन दोनों ही, कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने, दोनों ने ही जो है इन सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया। चलिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन की सिफारिशें क्या क्या थी। देखिए, क्रिप्स मिशन के आने के बाद एक कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। उन 3 लोगों का नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं A.V. अलेक्जेंडर। इनकी क्या क्या सिफारिशें थी? इनका सिफारिश था ब्रिटिश इंडिया, यानी इंडिया होगा लेकिन वो नाम कहलाएगा ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि हम आज़ाद हो जाएंगे लेकिन फिर भी हम अंग्रेजों के अंडर में रहेंगे, और राज्यों को मिलाकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए, एक भारत का संघ होना चाहिए। इसके पास रक्षा, विदेश मामले और संचार विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होगा। बाकी सारे अधिकार सेंट्रल के पास अधिकार होगा इस चीज का, और बाकी छोटे मोटे जो अधिकार होंगे वो राज्यों के पास होंगे। संघ के पास एक प्रक्रिया और विधायिका होनी चाहिए जिसके तहत वो राज्य में, देश में कानून ला सके। ठीक है, उसके बाद इसमें जो सदस्य होंगे, किसमें, विधायिका में जो मेंबर होंगे, उसके सदस्यों के मत द्वारा बहुमत के आधार पर फैसला किया जाएगा कि कौन सा कानून पास होगा, कौन सा कानून नहीं। प्रांतों को कार्यपालिका और विधायिका के साथ समूह बनाने की, ग्रुप बनाने का काफी छूट दिया गया था। तो ये सभी जो सिफारिशें थी, ये कैबिनेट मिशन का सिफारिश था। तो अभ्यास प्रश्न 2B जो है हमने कर लिया। अब हम अभ्यास प्रश्न 3 की ओर गौर करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न 3 में जो आपका सबसे पहला सवाल है वो है संविधान सभा के गठन में सामाजिक विविधताएं किस प्रकार से परिवर्तित हुई। देखिए, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो संविधान सभा में बहुत सारे मेंबर थे। बहुत सारे मेंबर को लाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि हर वर्ग से, हर संप्रदाय से, हर धर्म से व्यक्ति वहां पर आए और अपने अपने बातों को रखे। संविधान कैसा बनना चाहिए, अपना अपना तर्क दे। क्योंकि अब अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि उस संविधान सभा में हमने सिर्फ हिंदुओं को बुलाया, तो फिर मुसलमानों की हक की बात कौन करेगा? या सिर्फ हमने मुसलमानों को बुलाया तो फिर हिंदुओं की हक की बात कौन करेगा? सिखों की हक की बात कौन करेगा? तो इसलिए सभी धर्म के लोगों को वहां पर बुलाया गया, सभी अलग अलग जेनर के लोगों को वहां पर बुलाया गया। महिलाएं भी उनमें शामिल थी, दलित समाज का व्यक्ति भी उसमें शामिल था, ब्राह्मण समाज का व्यक्ति भी उसमें शामिल था, ताकि वो अपने हक को रख सके। तो सभी का हक का बात सुनकर जो है संविधान को बनाया गया था। संविधान किसी एक व्यक्ति की सोच का नतीजा नहीं है, संविधान सभी व्यक्ति के सोच का नतीजा है। तभी तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिफारिशें की, अलग अलग कानून को जोड़ने की बात की। तो ये था विविधताएं किस प्रकार। चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे। आगे आपका सवाल है संविधान सभा के अंतर्गत ऑस्टिन ने किन को अधिनायक कहकर पुकारा था। देखिए, संविधान सभा में ऐसे तो बहुत सारे नेता थे, हर वर्ग के नेता, हर समुदाय के नेता, हर समाज के नेता, गरीब से अमीर सब कोई थे वहां पर। लेकिन ऑस्टिन ने क्या कहा था? ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा में थे तो बहुत लोग, लेकिन 4 लोगों को जो है
मतलब 4 लोगों का ही पूरे सभा में अधिपत्य था। यानी नाम मात्र बाकी लोग थे, बाकी लोग कुछ भी सिफारिशें दे, नियम दे, वो नियम तब तक पारित नहीं होगा जब तक ये 3-4 नेता जो है, ठीक है, वो इस पर अपना सहमति ना दे दे। तो 4 नेता कौन कौन थे ये बात करेंगे हम लोग। तो ये 4 व्यक्ति थे आपका जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये 4 लोगों का ही जो है अधिपत्य था, कहाँ पर, संविधान के सभा में, और इसी बात को जो है ऑस्टिन ने कहा था। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल, संविधान सभा के अंतर्गत कौन कौन सी समितियां थी, कुछ समितियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए संविधान सभा में मैंने पहले कहा कि संविधान सभा में बहुत सारी समितियां थी, एक समिति तो उसमें थी नहीं। तो कौन कौन समितियां थी आइए देखते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी समितियां थी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी, जैसे प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी। मसविदा समिति की बात करें तो उनके अध्यक्ष थे हमारे मोतीलाल नेहरू जी। उसके बाद प्रक्रिया संबंधी नियम समिति, इनके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, वित्त और कर्मचारी समिति, इनके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद बात करेंगे क्रेडेंशियल समिति, इसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यारी। उसके बाद बात करें हाउस समिति, हाउस समिति के अध्यक्ष थे बी पट्टावी सीतारामैया। व्यापार समिति का आदेश, व्यापार समिति का आदेश के अध्यक्ष थे के एम मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, इनके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। तो ये सभी समितियां थी जो बनाई गई थी किसके लिए, संविधान के निर्माण के लिए। तो इसी के साथ जो है आपका अभ्यास प्रश्न हो जाता है खत्म। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ा मैंने ऑलरेडी दिया है, क्वेश्चन आंसर का ये सेशन चल रहा है। उम्मीद करेंगे कि बुक के सारे सवाल आपको समझ में आ गए, और जब भी आप इसको बुक को पढ़ेंगे आपको इसके सवाल भी जो है वो मिल जाएंगे इसके प्लेलिस्ट पर। तो इसका प्लेलिस्ट एक अलग से बनेगा, उस प्लेलिस्ट में जाके यूनिट 1 से लेकर यूनिट 13 तक का जो है सारे सवाल आपको वहाँ पर जो है वो मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर ले। साथ ही क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, उसके लिए भी दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स लेना बिल्कुल ना भूले, अभी ऑफर में चल रहा है 25% डिस्काउंट। 15 तारीख से कोर्स स्टार्ट है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने बुक नहीं पढ़ा है, आपने रिवीजन नहीं किया है, आप फेल कर जाएंगे, तो क्रैश कोर्स आपके लिए है।